जिसको आप मानते हैं उसको जानने की कोशिश भी कीजिए, शायद सोच बदल जाए। आत्मा, इस एक शब्द को सुनकर या तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ देंगे या बेमन से देखने की कोशिश करेंगे। जो छोड़ देंगे वो आत्मा के सिद्धांत को ही पूरी तरह से बकवास मानते हैं। देखने के पीछे पहला कारण हो सकता है कंफ्यूजन, क्या पता कि आत्मा होती हो। तीसरे वो लोग हैं जो इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि आत्मा होती है, भले ही आज तक उन्होंने इसे किसी भी तरह से अनुभव न किया हो। मान लीजिए कि आत्मा बस एक शब्द है और आपको इसका मतलब खोजना है। नियम बस एक है, हम तर्क और विज्ञान का रास्ता तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वह खुद हमारे रास्ते से ना हट जाए। यह यात्रा थोड़ी सी कठिन जरूर है लेकिन बेहद रोमांचक है। आप कितनी देर तक साथ चल पाएंगे ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। तो आइए चलते हैं बनारस के मणिकर्णिका घाट, जहाँ औसतन 300 लाशें रोज जलकर भस्म होती हैं। इस मान्यता के साथ कि यहाँ आत्मा को मोक्ष मिलता है, अर्थात ये अब कभी पैदा नहीं होंगे। मोक्ष और पुनर्जन्म ये तो बात की बातें हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर आत्मा क्या है, जिसे न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लोग बड़ी संख्या में मानते हैं। एक आम आदमी के हिसाब से आत्मा जो कुछ भी है शरीर को जीवित रखती है। तो सबसे पहले हमें यही समझना पड़ेगा कि जीवन क्या है। विज्ञान के अनुसार दिल का धड़कना, सांसों का चलना और दिमाग में बिजली का दौड़ना, बस यही जीवन है। अगर इनमें से एक भी बंद हो जाए तो बाकी दोनों चीजें भी रुक जाती हैं। यहाँ जितनी लाशें हैं सबके साथ यही हुआ है। किसी के दिल ने काम करना बंद कर दिया, किसी के फेफड़े सड़ गए और पर्याप्त ऑक्सीजन के बिना मर गया। कोई बिना हेलमेट के बाइक चला रहा था, अचानक एक जानवर से टकराकर सड़क पर गिरा, सिर पर गहरी चोट लगी और खेल खत्म। कहाँ जाना था, किससे मिलना था, कौन इंतजार कर रहा होगा, किसकी आंखों में आंसू आएंगे, माँ बाप, बेटा बेटी, भाई बहन, यार दोस्त, रिश्तेदार, इन सब का कोई मतलब नहीं। आखिर ये सब चल क्या रहा है? डॉक्टरों के अनुसार मौत सिर्फ तभी होती है जब दिमाग के भीतर बिजली का दौड़ना बंद हो जाए। इस पावर सप्लाई को चालू रखने के लिए दिमाग को चाहिए हर 3 मिनट में ताज़ा खून, जो दिल धड़कते हुए लगातार उस तक पहुंचाता है। पर आखिर इस खून में ऐसा क्या होता है जिससे दिमाग खुद को जिंदा रखता है? जैसे बिजली पैदा करने के लिए एक जनरेटर को डीजल या पेट्रोल चाहिए, उसी तरह दिमाग खून को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है। इस खून में सांस द्वारा ली गई ऑक्सीजन और खाने को पचाने से मिलने वाले पोषक तत्व भरे होते हैं। पर आखिर दिमाग इससे बिजली बनाता कैसे है? वैसे तो ये प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। अगर इसे आसान भाषा में समझाया जाए तो छोटे छोटे अणुओं का टूटना और जुड़ना, इसी प्रक्रिया से बिजली बनती है। अगला प्रश्न ये है कि दिमाग में बिजली बनती कहाँ है? जैसे एक घर छोटी छोटी ईंटों से बनता है, उसी तरह दिमाग ही नहीं बल्कि पूरा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हर कोशिका अपनी बिजली खुद बनाती है। उसके पास अपना जनरेटर होता है। इस जनरेटर का बड़ा विचित्र नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। शरीर के लगभग हर कोशिका तक ताजा खून पहुंचता है। खून में मौजूद पोषक तत्व कोशिका के भीतर जाते हैं। कोशिका का जनरेटर यानी माइटोकॉन्ड्रिया इन पोषक तत्वों में मौजूद कुछ विशेष अणुओं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ऑक्सीजन की होती है, को जोड़ तोड़ कर बिजली बनाना शुरू कर देता है। इसी बिजली के दम पर शरीर की हर कोशिका दिमाग के साथ संपर्क बना कर रखती है। अगर ये संपर्क टूट जाए तो ना ही आप अपना हाथ हिला सकते हैं, ना ही पैर। इसी बिजली से ही दिल धड़कता है, फेफड़े काम करते हैं और सांसें चलती हैं। यानी सारा खेल बिजली का है। शरीर के जिस अंग की बिजली खराब होती है उसमें विषैले पदार्थ जमा होकर उसे सड़ाने लगते हैं। ऐसी कोशिका को बैक्टीरिया तेजी से खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से तेज दुर्गंध पैदा होती है। इसलिए व्यक्ति के मरने के बाद लाश के सड़ने से पहले या तो उसे जमीन में गाड़ दिया जाता है या फिर जलाकर भस्म कर दिया जाता है। तो क्या इस बिजली को ही आत्मा कहा जा सकता है? जब तक बिजली दौड़ रही है तब तक इंसान जिंदा है, वरना मांस और हड्डियों का ढांचा मात्र। जैसे ही बिजली बंद हुई 3 मिनट में ही व्यक्ति हमेशा के लिए लाश बन जाता है। इसीलिए चाहे व्यक्ति नींद में हो, बेहोश हो या कोमा में हो, दिमाग का कोई ना कोई हिस्सा सक्रिय रहता ही है। वहां पर रहस्य में बिजली दौड़ती रहती है। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि इस बिजली में ऐसा क्या है जिससे दिमाग सोच पाता है, देख पाता है, सुन पाता है, बोल पाता है। स्वाद, महक, चलना, दौड़ना, गुस्सा, प्रेम, घृणा, रोमांच, डर, जिज्ञासा, लालच आदि भावनाएं जन्म लेती हैं, जिससे हमें जीवित होने का आभास होता है। आध्यात्म में इसी को कहा जाता है माया। अब हम पूरी तरह एक नई दुनिया में जाने वाले हैं जिसका नाम है क्वांटम फिजिक्स।
विज्ञान के लिए भी यह संसार रहस्यों से भरा है। अरबों रुपए खर्च करके पूरी दुनिया के वैज्ञानिक एक साथ मिलकर इसके रहस्यों को समझने में लगे हुए हैं, जिसमें नासा, सर्न, गूगल, IBM, MIT, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं शामिल हैं। पर हैरानी वाली बात यह है कि ये कर क्या रहे हैं? आखिर क्यों नहीं ये भागवत गीता या फिर हिंदू ग्रंथ पढ़कर ये समझ लेते कि आत्मा क्या है? समस्या ये है कि जो उत्तर उन्हें चाहिए वो किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है। दुनिया ने मान लिया है कि आत्मा है, लेकिन वो क्या है ये कोई नहीं जानता। मानना ना मानना मुफ्त का काम है, पैसा और दिमाग नहीं लगता। भला ये कहना कितना आसान है कि आत्मा व आत्मा कुछ नहीं होती, सब बेकार की बात है। लेकिन अगर कोई कहे इस बात को तथ्यों के आधार पर सिद्ध करो, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि सिद्ध करने से पहले आपको उस चीज को गहराई से जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कई वर्षों तक एक ही विषय पर गहन शोध करना पड़ेगा, जो परिश्रम से भरा एक कठिन काम है। तो आइए जानते हैं कि इस रिसर्च में दुनिया के वैज्ञानिक कहाँ तक पहुंचे। आखिर इस बिजली में ऐसा क्या है जो जीवन के सारे लक्षण पैदा करती है? भले आप देख न सकें, सुन न सकें, आपकी कोई भी इंद्रिय काम न करे, लेकिन अगर आपके दिमाग में विचार बन रहे हैं तो इसका मतलब वहां पर बिजली दौड़ रही है और आप अभी भी जीवित हैं। पर ये विचार बनते कैसे हैं? इनका वजूद क्या है? जब किसी बल्ब में बिजली दौड़ाई जाती है तो क्या होता है? प्रकाश निकलता है। प्रकाश क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसे एक तरह का रेडिएशन कहते हैं। ठीक उसी तरह से दिमाग में बिजली पैदा करने वाली अरबों कोशिकाएं होती हैं, जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। हर न्यूरॉन्स में बहुत सारी शाखाएं निकली होती हैं। हर शाखा में एक विशेष प्रकार की बिजली दौड़ती है, जो कुछ और नहीं बल्कि जानकारी के रूप में दिमाग इस्तेमाल करता है। दो न्यूरॉन्स जहां आपस में जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं, वहां बल्ब जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसे सिनेप्सिस कहा जाता है। तो जब न्यूरॉन्स में बिजली दौड़ती है, एक विशेष विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। यही क्षेत्र यानी फील्ड कुछ और नहीं बल्कि विचारों के रूप में हमारे दिमाग में सक्रिय होता है, जिसे EEG तकनीक के द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा जा सकता है। लेकिन हम अभी भी चुंबकीय क्षेत्र को नाप कर ये नहीं जान सकते कि उसमें कौन सा विचार है, व्यक्ति किसके बारे में सोच रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आत्मा कुछ और नहीं बल्कि एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, एक रेडिएशन है, एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है जो हर तरफ समान रूप से फैली हुई है। एक व्यक्ति ने अपने जीवन काल में जो भी देखा है, सुना है, बोला है, सोच कर लिखा है, जो भी काम किया है, वह सब इसी रेडिएशन फील्ड में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है, एक विशेष फ्रीक्वेंसी के रूप में। जिस तरह रेडियो का नाम घुमाकर आप उसे एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर सेट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मौजूद सूचना को आवाज के रूप में सुन सकते हैं, उसी तरह से दिमाग अपने भीतर मौजूद न्यूरॉन्स को लाखों करोड़ों की संख्या में सक्रिय निष्क्रिय करके उसे असंख्य फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर सकता है। तपस्या और साधना कुछ और नहीं बल्कि ध्यान की मुद्रा में दिमाग को किसी विशेष फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करके ब्रह्मांड में चारों तरफ फैले रेडिएशन फील्ड के साथ जुड़कर उसे आभास करना है, महसूस करना है। यह है दिमाग की रहस्यमय दुनिया। एक सामान्य दिमाग 5 तरह की फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन फील्ड का निर्माण कर सकता है: डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा। जब आप बहुत ज्यादा एकाग्र हो जाते हैं तब दिमाग की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, 35 हर्ट्ज। इसी फ्रीक्वेंसी पर आप किसी समस्या का हल खोज पाते हैं। जब आप सोते हैं तब दिमाग की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, 0.5 से 4 हर्ट्ज के बीच। यह वो अवस्था होती है जब दिमाग बहुत ही कम ऊर्जा का प्रयोग करता है, जिससे विचार पूरी तरह से अव्यवस्थित होते हैं। अरबों न्यूरॉन्स असंख्य तरीके से सक्रिय होकर असंख्य तरह के रेडिएशन फील्ड का निर्माण कर सकते हैं। फिर उस फील्ड को दोबारा पैदा करने के लिए आपस में जुड़कर कनेक्शन बना लेते हैं। इस तरह हर फील्ड अपने आप में एक अलग विचार है, नया विचार है। एक रेडिएशन फील्ड का निर्माण होने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है: ऊर्जा, समय एवं स्पेस। हम सटीक रूप से नहीं जानते कि ऊर्जा क्या है, समय क्या है या स्पेस क्या है। हम बस इनके कुछ गुणों को ही अभी तक जान पाए हैं। लेकिन इन्हीं 3 स्तंभों पर पूरा विज्ञान खड़ा है। इन्हीं के कुछ गुणों से दिमाग को तर्क करने की शक्ति मिलती है। लेकिन ये तीनों किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जुड़े हुए हैं। अगर आज हम थोड़ा बहुत जान पाए हैं तो इसमें 2 वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है: मैक्स प्लांक और एल्बर्ट आइंस्टीन। मैक्स प्लांक के समीकरण यह बताते हैं कि ऊर्जा जो कुछ भी है उसका सबसे बड़ा गुण है कंपन। यानी कोई अज्ञात चीज बहुत तेजी से कांप रही है। वो क्या चीज है हमें नहीं पता, लेकिन उसके कांपने से जो क्षेत्र यानी फील्ड बनता है वही प्रभाव है ऊर्जा। एल्बर्ट आइंस्टीन ने ऊर्जा के 4 नए गुणों की खोज की। पहला, ऊर्जा पदार्थ यानी मैटर का निर्माण करता है। दूसरा, ये स्पेस को सिकोड़ या फैला सकता है। तीसरा, ये समय की गति को बदल सकता है। चौथा, स्पेस में ऊर्जा की गति सबसे अधिक है, 1 सेकंड में लगभग
3 लाख किलोमीटर। ऊर्जा का 5वां और सबसे चमत्कारी गुण खोजा वैज्ञानिक इरविन श्रोडिंगर ने, जिनके अनुसार इस समय से मुक्त होकर स्पेस में पदार्थ को तत्काल प्रभावित कर सकती है। इसे कहते हैं पार्टिकल इंटेंगलमेंट। जिस दिन इस गुण का प्रयोग करना हम सीख जाएंगे, उस दिन किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तुरंत भेजा जा सकेगा, बिना किसी समय के। अगर ऊर्जा में ये सारे गुण हैं, तो आत्मा में भी ये गुण है, या हो सकता है कि आत्मा खुद ऊर्जा का 6वां गुण हो। अगर ऐसा है तो ऊर्जा का ये गुण किसी भी पदार्थ में चेतना पैदा कर सकता है, यानी वो सोच सकता है और अपने आसपास के वातावरण पर नियंत्रण हासिल कर सकता है। अगर ऐसा है तो वृक्षों में भी एक अलग प्रकार की चेतना हो सकती है, और इस तरह से चेतना के ना जाने कितने ऐसे रूप हुए जिनको हम नहीं जानते। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने ऊर्जा के एक और नए गुण की खोज की है, जिसमें ऊर्जा समय का एक छोटा सा लूप बना सकती है। इसे कहा गया है टाइम क्रिस्टल, जिसका मतलब है अगर कोई कांच का ग्लास जमीन पर गिरकर टूट जाए तो उसके टुकड़े फिर से जुड़कर कांच का ग्लास बना लेंगे। इस तरह ग्लास का बनना और टूटना लगातार चलता रहेगा। इंसानों पर इस नियम का मतलब है कि हमारा पैदा होना और मरना समय में हमारे अस्तित्व की बस एक सीमा है, जो कभी नष्ट नहीं होगी। वो हमेशा सुरक्षित है। उस घटना को फिर से जीने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी टाइम मशीन की, फिलहाल जिस पर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। अभी विज्ञान ऊर्जा के सिर्फ 3 ही गुणों को प्रयोग करना सीख पाया है। एक उसके कंपन को, दूसरा आकाश में उसकी गति, और तीसरा उसकी मात्रा। सिर्फ इतने से ही हमने टीवी, मोबाइल, रेडियो, हवाई जहाज, सैटेलाइट और सारे यंत्र बना लिए, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाते हैं। ऐसी ऊर्जा में ना जाने कितने गुण हैं। एक नया गुण पूरी तरह से नई संभावनाओं के दरवाजे खोल देगा। आत्मा की खोज की इस यात्रा पर मोक्ष, पुनर्जन्म, ये बहुत ही छोटी बातें लगती हैं। विज्ञान की अनोखी शाखा क्वांटम भौतिकी हमें यह बताती है कि ऊर्जा का अस्तित्व कई व्यवस्थाओं में है। हम अभी तक 2 को ही जानते हैं, स्पेस और समय। हमने स्पेस को 3 आयामों में बांट दिया है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिसमें पदार्थ का जन्म होता है। लेकिन समय की संरचना क्या है, उसमें कितने आयाम हैं, हम नहीं जानते। जहां तक मेरा अनुमान है, समय में भी कम से कम 3 आयाम होने चाहिए। एक, जिसमें लगातार अव्यवस्था बढ़ती है। वैज्ञानिक भाषा में इस अव्यवस्था को एंट्रोपी कहते हैं, जिसमें अगर कोई चीज टूट जाए तो अपने आप जुड़कर पहले जैसी अवस्था में नहीं जा सकती। यह वही समय है जिसमें हम सभी अभी जी रहे हैं। समय का दूसरा आयाम हो सकता है जिसमें लगातार व्यवस्था बढ़ती रहे, यानी टूटी हुई चीजें आपस में जुड़कर किसी एक सरल व्यवस्था का निर्माण करें। शायद ब्लैक होल वो संरचना हो सकती है जो समय की धारा को बदल सके। ब्लैक होल के आसपास समय धीमा होता है, लेकिन शायद इवेंट होराइजन के बाद समय की धारा बदल जाती हो। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा रहस्यमय लगती है वो है समय का तीसरा आयाम, परम अव्यवस्था, जहाँ किसी भी 2 घटना में कोई संबंध नहीं। यहाँ हर संभव घटना एक ही स्थान पर एक ही समय में मौजूद है। इसे आप सुपर टाइम या महाकाल कह सकते हैं। मान लीजिए आप पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। समय के पहले आयाम के अनुसार इसमें लगभग 1 साल लगेगा, लेकिन अगर आप समय के तीसरे आयाम का इस्तेमाल करें तो आप पूरी दुनिया घूम लेंगे बस आपके सोचते ही। समस्या यह है कि आप ये कभी बता ही नहीं सकते कि आपने यात्रा किस क्रम में की। आप पहले अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, आइसलैंड गए। वहाँ क्या है ये आपको पता है, लेकिन आप वहाँ कब गए इसकी कोई जानकारी नहीं। ऊर्जा, स्पेस और समय, इन 3 रहस्यमयी चीजों से कई विचित्र प्रश्न जन्म लेते हैं। क्या हमारे जैसे अनंत ब्रह्मांड हैं, अनंत व्यवस्थाएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं? क्या इन सब को एक साथ हम ईश्वर कह सकते हैं? क्या आत्मा के चेतन गुण का इस्तेमाल करके इन सब को साधना मात्र से दिमाग के भीतर महसूस किया जा सकता है? ऐसा कोई सिद्धांत नहीं जो ये कहे ऐसा असंभव है। हमें बस ये समझना है, ये खोजना है कि इसे संभव बनाया कैसे जाए। ऐसे ही कई सवालों के जवाब वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर खोजना चाहते हैं। इन सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर पाने के लिए कितना समय लगेगा कोई नहीं जानता। तरीके 2 हैं, एक विज्ञान, दूसरा अध्यात्म। एक के लिए बाहर की दुनिया को समझना पड़ेगा और दूसरे के लिए अपनी चेतना से और गहरा संपर्क स्थापित करना होगा। दोनों का लक्ष्य एक है, अंतिम सत्य की खोज, ईश्वर की खोज। और इस खोज में दोनों को ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद